तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट होने के नाते आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगता है कि मतलब ये जो आप पोस्ट पे है तो अदर पोस्ट से आप कितना अच्छे हैं, मतलब किस किस लेवल पे? पोस्ट सारी अच्छी हैं। इस पोस्ट में ये है कि आपको फिजिकल वर्क नहीं है, आप एक चेयर पे बैठ के काम कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर के सामने काम करना है, थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है लेकिन फिजिकल स्ट्रेस कम रहता है। इफेक्टिव टाइम तो खैर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। 4-5 घंटे में भी सही पढ़ाई हो सकती है, 12 घंटे में भी सही पढ़ाई हो सकती है। बस भी बच्चे डरे हुए भी रहते हैं, पीक टाइम पे रहते हैं, डर पूरा लगने लगता है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, तो उसको कैसे हैंडल करे बच्चे? डर जब हमने तैयारी अच्छे से की है तो हमें डरना नहीं चाहिए ऐसे समय पे, क्योंकि आखिर में डरने से पेपर ही अपना खराब। कहना चाहूंगा कि मैंने बुक से बहुत कम ही सहारा लिया था। अच्छा। मैंने बुक का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी। ऑनलाइन में फोकस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए, लेकिन अगर आप तैयार हैं किसी एग्जाम के लिए, आपको चाहिए अगर पोस्ट, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे ही, तब आपको फोकस बनाना आसान होगा। उस टाइम की मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो मेरे चैप्टर्स वीक थे मैं उनके क्वेश्चंस देखता था यूट्यूब से, टॉपिक को सर्च कर अच्छा। और मॉक्स देता था। मॉक्स में रोज एक देता था। जीके के लिए मैंने ज्यादा कोई किताब तो फॉलो किया नहीं था, मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया था। उसी पर से मैं टॉपिक छाट लेता था। जी, मैंने एसएससी की भी प्रिपरेशन करी थी। अच्छा। वो भी मेरा हो गया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वो दूर था, पुणे मेरी पोस्टिंग हो रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है और इस समय सबसे जरूरी होता है सभी चीज़ों को फाइनल टच देना और क्विक रिवीजन करना। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे सर गोपीनाथ पॉल जी, जो खुद आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हैं, उनके नोट्स के आधार पर बनाया गया ई बुक ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ले सकते हैं। इसमें जीके जीएस के सभी टॉपिक्स हिंदी लैंग्वेज में कलरफुल वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है, जिससे क्विक रिवीजन कर आप अपने जीके जीएस को फाइनल टच दे सकते हैं और अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो इसे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके ले सकते हैं या स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी इसे बाय कर सकते हैं। तो अभी बाय कीजिए और अपने जीके जीएस की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग और जबरदस्त इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज एक नए पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो कि है अनिरुद्ध कुमार। ठीक है, अनिरुद्ध जी, और ये जो है वर्तमान में जेसीसीटी के पोस्ट पर जो है कार्यरत हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और सारी चीजें इनसे जानते हैं, पूरा स्ट्रैटेजी कि इन्होंने किस तरह से आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम जो है क्रैक किया था, साथ ही इनका पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या था। और दोस्तों, इनसे काफी सारे बातें जानेंगे क्योंकि अभी जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो है काफी नियरेस्ट आ चुका है, यानी कि आपको भी पता होगा 1 से 1.5 महीना ही टाइम है, उतना भी नहीं है। ठीक है, तो इस कम टाइम में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरह से हम प्रिपेयर करें ताकि जो है हम एक सीट को पक्का कर सके। ठीक है, तो सारी बातें हम इनसे करेंगे, इनके लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो भी वैल्यूएबल वीडियो चैनल पे अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अनिरुद्ध जी हमारे चैनल पे। तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं धनबाद डिवीजन में जूनियर से क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ जी। मैं 2019 वाले एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू इसमें आया था। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा घर पटना हुआ, पटना बिहार। तो अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है फिजिक्स सब्जेक्ट से। फिजिक्स ऑनर्स। जी। तो और इसके अलावा जैसे मेरा सवाल ये भी है कि आप जैसे अभी एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जेसीसीटी के पोस्ट पर, तो एनटीपीसी के एग्जाम से पहले क्या आपने कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी क्या? जी, मैंने एसएससी की भी प्रिपरेशन करी थी। अच्छा। वो भी मेरा हो गया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वो दूर था, पुणे मेरी पोस्टिंग हो रही थी। दूर पड़ रहा था। जी। ओके, तो अभी मैं धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजी पे आऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इस वीडियो का मकसद ये रहेगा कि कम टाइम में किस तरह से इफेक्टिव स्टडी कर सकें, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको यही मतलब जानना रहेगा कि 1 से 1.5 महीना में लास्ट टाइम पे हम किस तरह से जो है क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें और किस तरह से जो है हम एक एग्जाम में क्रैक कर सके एग्जाम को और एक सीट को पक्का कर सकें। तो थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप उसको माने उस टॉपिक पे आने से पहले हमको थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे आप जो प्रिपरेशन करते थे, अभी जैसे मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे
मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। तो आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था प्रिपरेशन के टाइम? जी, मैंने बेसिकली यूट्यूब से ही पढ़ाई की, तैयारी की है अपनी। जी। मैथ्स के लिए मैं भूतेश सर के चैनल को प्रिफर करूंगा। मैं भूतेश सर के चैनल को देखता था, इवन कोचिंग सेंटर। अच्छा। वहाँ पे उनके सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मैराथन्स हैं, उन्हें ही मैं फॉलो करता था मैथ के लिए? मैथ के लिए। इसके अलावा रीजनिंग के लिए मैंने कोई खास कहीं से तैयारी नहीं की, वो मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन बैंक के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जीके जीएस के लिए मैं उस टाइम पे वही मैराथन ही देखता था, कोई भी चैनल का सर्च करके टॉपिक वाइज, उससे ढेर सारे क्वेश्चन मिल गए प्रीवियस ईयर के, उसी को मैं देखता। मतलब उससे आप प्रिपरेशन कर रहे थे? जी। तो जैसे आपने बताया कि आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है ऑनलाइन ही था, तो मतलब अभी काफी क्या मतलब ज्यादातर अधिकतर बच्चे ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अपने हिसाब से कि ऑनलाइन बेस्ट है या फिर ऑनलाइन से मतलब कुछ इश्यूज वगैरह होती होंगी? ऑनलाइन में फोकस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए, लेकिन अगर आप तैयार हैं किसी एग्जाम के लिए, आपको चाहिए अगर पोस्ट, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे ही, तब आपको फोकस बनाना आसान होगा आपको। तो चलिए अभी डायरेक्टली उस सवाल पे आते हैं जिसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे बच्चे कि शॉर्ट टाइम में यानी कि कम समय में हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं और कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा भी एक सीट एनटीपीसी में पक्का हो सके, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम अभी बहुत ही नियरेस्ट है, ये कह सकते हैं कि बहुत कम समय बचा है। तो आप मतलब कैसे किए थे कम समय में प्रिपरेशन? मतलब आपका जब एग्जाम सामने आ गया था उस टाइम का आपका स्ट्रैटेजी क्या था, और अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? उस टाइम की मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जो मेरे चैप्टर्स वीक थे, मैं उन्हें उनके क्वेश्चंस देखता था यूट्यूब से, टॉपिक को सर्च कर अच्छा। और मॉक्स देता था। मॉक्स में रोज एक देता था एग्जाम के नजदीक आने के समय में। अभी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी कम भी रखी जा सकती है, लेकिन जैसे एग्जाम को 1 महीने होंगे तब रोज एक मॉक कम से कम देना जरूरी है जी। वो ज्यादा सही रहेगा तैयारी के लिए। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, एकदम पिक टाइम पे यही करना है? जी, पिक टाइम पे अब यही करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, जो टॉपिक सही नहीं है उनको सुधारना है, और एग्जाम के 1 महीने पहले अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करना है, उसी चीज को प्रैक्टिस करते रहना। जी। तो अभी जैसे कि आपने मॉक की बात करी, तो मॉक जो है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मतलब मॉक काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मॉक के लिए भी सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के सारे मॉक्स दिए थे। अच्छा। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसके बाद मैंने फिर टेक्स्ट बुक से मॉक फॉलो किया था, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिए थे आरआरबी एनटीपीसी के, और मैं रोज एक मॉक देता था, उसको एनालाइज करता था। मॉक को एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी कमियां क्या थी। कमियों को पता करके फिर मैं उनको दोबारा से प्रैक्टिस करता था, उनको सुधारने की कोशिश करता था। तो जैसे आपने बताया कि टेक्स्ट बुक से आप मॉक लगाते थे, यानी कि ऑनलाइन लगाते थे जी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मॉक होते हैं, काफी बुक से भी लोग बच्चे जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो बेस्ट क्या रह जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बेस्ट ऑनलाइन ही कहूंगा मैं, क्योंकि ऑफलाइन तो खैर अब एग्जाम भी नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, जिस कारण से अगर हम ऑनलाइन मॉक देंगे तो घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नहीं है फोन पे भी हम दे रहे हैं, तो हम लोग को स्क्रीन टाइम का आदत होगा उससे कि हम लोग स्क्रीन पे उतना टाइम बिता रहे हैं, ताकि एग्जाम में हमें अचानक से ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा आंख में दर्द हो या फिर आंख को नुकसान हो उससे, या नयापन ना लगे जी। मतलब वो मतलब घुमा फिरा अगर कहा जाए तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट बेस्ट होता है। अब सारी चीजों को इंक्लूड करके मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे कि जो लोग भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि किसी का जो है मैथ हो सकता है, मैथ में कि सारे टॉपिक्स क्लियर ना हो, कुछ हो सकता है पढ़े होंगे, कुछ बाकी है। सिमिलरली रीजनिंग में भी ऐसा हो सकता है कि एक आध चैप्टर बाकी है, और जीके जीएस का तो बोलना ही नहीं है, वो तो अथाह समंदर है। बच्चे कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको क्या, हर स्टूडेंट का यही रहता है कि जितना भी पढ़ ले कम ही लगता है। तो उनको क्या बताना चाहोगे कि जैसे सिलेबस काफी लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा इस पर बात करिए कि उस पर क्या करना चाहिए? मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि जब तक एग्जाम के डेट्स नहीं आ रहे हैं तब तक सिलेबस को कंप्लीट करते रहने की कोशिश कीजिए। एग्जाम के डेट आ जाने के बाद 1 महीने पहले से सिलेबस कंप्लीट करना छोड़ दे। उसके बाद जितना टॉपिक्स हो गया है, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। जीके तो सच बात है कि बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि टीसीएस, क्योंकि एनटीपीसी की भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो टीसीएस ने जितने हाल में एग्जाम लिए हैं उनके क्वेश्चंस देखना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जी। टीसीएस वाला पैटर्न जी, जीके जीएस के लिए। जीके जीएस तो जैसे जीके जीएस के लिए कोई और आप सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि देखिए कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेना है, अभी तो टाइम कम है
और उसको ज्यादा से ज्यादा इतना कवर करना है कि ताकि जो है जीके जीएस में भी जैसे 40 नंबर का आता है अभी प्री में, तो उसमें भी वो अच्छा आउटपुट ले पाए। तो उसके लिए आप कोई अपना स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसा तरीका? जीके के लिए मैंने ज्यादा कुछ कोई किताब तो फॉलो किया नहीं था, मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया था। उसी पर से मैं टॉपिक छाट लेता था और उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर कर उससे रिलेटेड जानकारी लेता था, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। एक परमार एसएससी चैनल है, वो भी काफी अच्छी जीके बताती है, उसका भी सहारा लिया जा सकता है जीके के लिए। जीके के लिए। और एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो हो सकता है काफी बच्चों का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो चीज ये है कि प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब इस पीक टाइम पे, ठीक है, होता है क्या है कि काफी बच्चे जो है अलग अलग टीचर्स के वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन में खास करके, ठीक है। ऑफलाइन में तो ठीक है कहीं जा करके पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में खास करके क्या होता है, काफी टीचर्स के वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देख के बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि कितना पढ़ें, कितना छोड़ें, क्या करें, थोड़ा सा मतलब हड़बड़ाहट सी हो जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके टीचर्स को कम रखा जाए। ज्यादा 2-4 टीचर की बात सुनने से अच्छा है किसी एक टीचर को फॉलो करें जिनसे टॉपिक समझ में आ रहा है और सिर्फ टॉपिक तक ध्यान दे टीचर पे, उससे ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे बच्चे, तो ज्यादा सही है। हाँ, मतलब हो जाता है कि काफी सारे टीचर्स का बात सुन करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो वो नहीं करना है, सिर्फ टीचर की जो चैप्टर में हेल्प मिल सकती है उसी के लिए हेल्प लें, इसके अलावा कुछ इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। जी। और जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया डिस्ट्रैक्शन, तो इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट भी काफी बच्चे होते हैं। एक तो माइंडली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मतलब क्या पढ़े क्या नहीं, माइंड थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि अपनी कुछ आदतों की वजह से भी बच्चे जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, मतलब अपने काम से, वर्क से, कि पढ़ना है मेरे को। तो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? ऐसे समय में डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए यही करना चाहिए कि हम लोगों ने जब तैयारी की है तो उसी तैयारी पे भरोसा रखना चाहिए, जिससे हमारा ध्यान इधर उधर ना हो। हमें ये डर ना सताए कि हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। जब तैयारी हो गई तो अब सिर्फ यही सोचना है कि एग्जाम अच्छे से दे दे। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचने से टाइम बर्बाद हो। जी। तो जैसे कि आपने अभी एक वर्ड यूज किया डर, ठीक है, तो डर भी मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, काफी बच्चे डरे हुए भी रहते हैं, पीक टाइम पे रहते हैं, डर पूरा लगने लगता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो उसको कैसे हैंडल करे बच्चे? डर जब हमने तैयारी अच्छे से की है तो हमें डरना नहीं चाहिए ऐसे समय पे, क्योंकि आखिर में डरने से हम पेपर ही अपना खराब करेंगे, क्योंकि डर के कारण हम कई चीजें जो हमें आती है वो भी हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। इसलिए हमें बस अपनी तैयारी पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, जब हमने तैयारी अच्छे से की है तो हम एग्जाम भी जरूर क्रैक कर लेंगे, और अगर नहीं भी होता है तो फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। और एक चीज जैसे है कि स्टडी टाइम और टाइम टेबल, ठीक है, होता क्या है कि कई बच्चे जो है अभी भी 3-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं और कई बच्चे जो है 12-13 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इफेक्टिव टाइम क्या होना चाहिए इस टाइम पे स्टडी की, ताकि जो है हम एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए और अपना एक सीट ले पाए? इफेक्टिव टाइम तो खैर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। 4-5 घंटे में भी सही पढ़ाई हो सकती है, 12 घंटे में भी सही पढ़ाई हो सकती है। बस हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए इस टाइम पे, टाइम बेस्ड नहीं। हमें एक टारगेट रखना चाहिए कि आज मुझे इतने टारगेट को पूरा करना है, इतना कंप्लीट कर लेना है। अब उसमें 4 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि एक चीज होता है कि बुक्स, ठीक है, बुक्स, काफी बच्चे बुक्स को लेकर भी पूरा असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। हर बच्चा यहाँ पर जो भी वीडियोस देख रहा है, मैं ये तो मतलब मुझे जहां तक लगता है हर बच्चा कम से कम 2-3-4 किताबें तो जरूर खरीदे होंगे, ठीक है। या तो जीके जीएस के 2-3-4 किताब होंगे, मैथ के 2-3-4 किताब होंगे, रीजनिंग के होंगे। तो बुक्स को लेकर के आपका क्या कहना रहता है? मतलब बुक्स में जो बच्चा कंफ्यूज होता है, एक तो बुक्स में कंफ्यूजन, दूसरा ऑनलाइन क्लासेस में कंफ्यूजन। अभी तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे क्लासेस हैं, तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट भी देखते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, वहां पर बुक्स है उनको भी पढ़ना रहता है, और देख करके क्या लगता है इतना बुक, इतना कंटेंट कब खत्म होगा, कैसे तैयारी करें? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने बुक से बहुत कम ही सहारा लिया था। अच्छा। मैंने बुक का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी जी। तो बुक भी अगर किसी को लेना हो तो ऐसी बुक ले जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा कोई और क्वेश्चन फायदा नहीं करता है एग्जाम के समय। जी। तो जैसे आपने एक चीज बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी बार हम लोगों ने इस चीज को, वर्ड को हम लोगों ने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से आप बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या अहमियत है एग्जाम में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की काफी ज्यादा अहमियत है इन एग्जामों में, क्योंकि हमें उससे पता चलता है, एक आइडिया लगता है कि आखिर पेपर कैसा आने वाला है, पेपर पहले कैसा आ चुका है।
और उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग छांट सकते हैं और इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम मतलब फाइनली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आप ऑलरेडी क्या बोलते हैं एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताइए कि अभी एनटीपीसी में आकर के आपके लाइफ में क्या चेंजेस है पहले से और अब में। पहले से और अब में यही चेंज है कि अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे ऑफिस में अच्छा खासा समय मिल जाता है, सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है जी जो कि ऑफिस में आने के बाद ही मैं सीख पाया हूँ, ऐसे मैं नहीं सीख पाता जी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। ऑफिस में आने के बाद बाहर में लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं जी। ये सारी चीज़ें बदलाव आई। जैसे कि और एक चीज है कि जो आपका पोस्ट है जैसे सिटी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, ठीक है एनटीपीसी में। अंडर ग्रेजुएट में तो सीनियर क्लर्क हो जाएगा, फिर अकाउंट वाला अलग से है। तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट होने के नाते आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगता है कि मतलब ये जो आप पोस्ट पे है तो अदर पोस्ट से आप कितना अच्छे हैं, मतलब किस किस लेवल पे? पोस्ट सारी अच्छी हैं। इस पोस्ट में ये है कि आपको फिजिकल वर्क नहीं है, आप एक चेयर पे बैठ के काम कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर के सामने काम करना है, थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है लेकिन फिजिकल स्ट्रेस कम रहता है और जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन ये काम करते करते मजा आने लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ये कहीं ना कहीं इजी टू वर्क है, मतलब ये काम थोड़ा आसान है जी बाकी पोस्ट के मुकाबले। जैसे टेक्नीशियन वगैरह जो होते हैं उनके मुकाबले ये पोस्ट कम मेहनत वाला है जी। अब दोस्तों ये तो रहा आज का पूरा ये इंटरव्यू वीडियो। अंत में मैं भाई से ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनको आप फाइनली क्या एडवाइस देना चाहोगे एज ए सीनियर ब्रदर, मतलब एक भाई की तरह क्या एडवाइस देना चाहोगे कि इस समय पे उनको क्या करना चाहिए? इस समय पे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी पे ध्यान दें और ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें जी। जिस चैनल को या जिस भी बुक को फॉलो करते हैं सिर्फ उसी पे फोकस्ड रहे। अचानक से अपनी तैयारी को ना बदलें, किसी दूसरे टीचर पे या किसी दूसरे बुक का सहारा ना लें, दूसरे किसी से सुन के। जैसे इनकी तैयारी चल रही है बस उसी को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके उतना मॉक दे, प्रैक्टिस करें। जी। और फाइनली ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब भी करना है। फाइनली ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जी। तो दोस्तों ये था आज का पूरा इंटरव्यू वीडियो, और आपका भी अगर कोई सवाल है मन में और आप अगर भाई से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। हम लोग भी रिप्लाई करेंगे और भाई भी कमेंट में आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका मन में डाउट है, सवाल है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपके साथ और एक नए जबरदस्त इंटरव्यू वीडियो में एक नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।